नमस्कार, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है क्या कसूर था। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जो हमें हमारी इंसानियत की गहराई में ले जाती है। इस कहानी को सुनकर आपको इंसानियत नाम से भी घिन होने लगेगी। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अपनी इकलौती बेटी अर्थात घर की लक्ष्मी को खोने का दुख झेल रहा है। एक शिक्षित लड़की जिसका नाम मौमिता है, वह कोलकाता में एक मानी जानी ट्रेनी डॉक्टर थी। वह अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी, जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और उनके सपनों को पूरा करना। आज आप लोग उसे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग उसे मयूरी कहते हैं तो कुछ लोग निर्भया या दामिनी। आज देश भर में उसका नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन उसका असली नाम डॉक्टर मौमिता है। आप सभी ने उस पर जो प्यार और उसके परिवार को सहारा दिया है, उसे देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा और इसलिए मैं आप सब तक इस कहानी के जरिए उसके उस हालत को बयां करना चाहती हूँ जिसे सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। वह पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की है। उसका जन्म 1993 में हुआ था। घर में इकलौती होने के कारण वह अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देखा, इसलिए वह एक बार अपने माता पिता से डॉक्टर बनने की इच्छा को जाहिर करती है। उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय होने के बावजूद भी उसके पिता को उसकी यह इच्छा सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने उससे कहा, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन, मैं हूँ ना। कहते हुए उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब से उसके माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई में से उसकी शिक्षा के लिए कुछ पैसे बचाए। लोग अक्सर उसके पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वह अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। यह बातें उसे और उसके माता पिता को बहुत चुभती थी, लेकिन उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। वह दिन रात मेहनत करके नीट परीक्षा की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि उसकी शिक्षा का खर्च कम हो सके। वह बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता को वह सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घरों में होती है। वह उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी और उसकी यह इच्छा पूरी भी हुई। नीट परीक्षा में उसने बहुत अच्छे अंक लाए और उसी के आधार पर उसे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला। उसकी सारी मेहनत सफल हो गई और अंत में वह अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश कर लिया। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे वह अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन वह और भी पढ़ाई करना चाहती थी। उसे लोगों की बेहतर सेवा करनी थी, इसलिए उसने पीएचडी करने का निर्णय लिया और उसी कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई शुरू की। चेस्ट मेडिसिन के क्षेत्र में उसने गहन अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया। उसके माता पिता और वह बहुत खुश थे, क्योंकि अब उसकी पीएचडी पूरी होने के बाद वह एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने जा रही थी। वह लोगों की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने उसकी शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था उसे भी वह अब चुकाने वाली थी। वह अपनी माता पिता को एक सुखद जीवन देना चाहती थी। वह जिन कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत की थी, उसे वह भूल नहीं सकती थी। उसके माता पिता खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन उसे भूखे पेट नहीं सुलाते थे। वह अपने माता पिता की मजबूरी की वजह से अपनी पसंद की चीजों की भी मांग नहीं करती थी, इसलिए उसके माता पिता हमेशा कहते थे कि वह बहुत समझदार हो गई है। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ आरजीकर अस्पताल में अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए एक श्रेणी डॉक्टर के रूप में नौकरी करना शुरू कर दी। 2024 का साल शुरू हो गया था। उसे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी।
अब तो वह डॉक्टर भी बन गई थी, इसलिए वह अपने माता पिता से कहा करती कि इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं। अब आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। उसकी यह बातें सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तेरी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मौमिता अपनी माँ की बातों से बहुत खुश हो गई। लेकिन बेटी, अभी गणपति पूजा तो 1 महीने बाकी है। उसकी तैयारी और पूजा कहाँ करवानी है, उसके बारे में सोच विचार कर लेते हैं। मौमिता की माँ ने कहा। तो मौमिता बोली, जैसा आपको ठीक लगे माँ। अपनी माता पिता से बात करने के बाद मौमिता 8 अगस्त को हॉस्पिटल गई। वहां गई तो देखी मरीजों की लाइन लगी हुई थी, जिसकी वजह से वह उस दिन बहुत व्यस्त थी। अधिक व्यस्त होने के कारण उन्होंने देर रात को अपने 4 दोस्तों के साथ करीब 2 बजे खाना खाया। खाना खाने के बाद रात के करीब 2:30 बजे डॉक्टर मौमिता को बहुत थकान महसूस होने लगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा आराम कर ले और फिर ताज़ा दिमाग से अपनी ड्यूटी पर वापस लौटे। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद डॉक्टर मौमिता आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में चली गई। उन्होंने अपने एक जूनियर डॉक्टर से कहा कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उन्हें सेमिनार हॉल में से बुला लिया जाए। उनके साथ खाना खाने वाले चारों लोग भी अपने अपने काम पर चले गए। दरअसल बात यह थी कि अस्पताल में महिला डॉक्टर के लिए कोई अलग से कमरा नहीं था, इसलिए डॉक्टर मौमिता रात के 2:30 बजे के बाद सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। उस रात भी हमेशा की तरह कुछ डॉक्टर मरीज को देख रहे थे, कुछ मरीज आराम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। अगले दिन सुबह 11 बजे मौमिता के घर पर अस्पताल से एक फोन आया। अस्पताल के अधीक्षक फोन पर थे। घर वालों ने सोचा कि अचानक अस्पताल से फोन क्यों आया। तभी फोन पर उधर से आवाज आई, आपकी बेटी की तबीयत बहुत गंभीर है, आपको तुरंत अस्पताल आना होगा। मौमिता की माँ आगे कुछ पूछने वाली थी कि तभी सामने से फोन अचानक कट गया। मौमिता की माँ ने दोबारा उस नंबर पर फोन किया, लेकिन अस्पताल में कोई भी उनका फोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने अपनी बेटी को भी फोन किया, लेकिन मौमिता भी फोन नहीं उठा रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से अस्पताल से दूसरा फोन आया, जिसमें कहा गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, आप तुरंत अस्पताल आ जाइए। यह सुनकर डॉक्टर मौमिता के माता पिता जोर जोर से रोने लग जाते हैं। जिस बेटी से उन्होंने अभी 7 अगस्त को बात की थी, वह तो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। फिर उसने आत्महत्या क्यों की, कैसे की, उनके मन में कई सवाल उठने लगे। डॉक्टर मौमिता के माता पिता और रिश्तेदार रोते हुए अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अस्पताल में भारी भीड़ थी। वह जल्दी जल्दी अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर पहुंचे। उनके दिमाग में उस वक्त बस यही चल रहा था कि उन्हें सिर्फ अपनी बेटी को देखने दिया जाए, उससे मिलने दिया जाए। उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी, फिर भी उन्हें उस कमरे के बाहर 3 घंटे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। कमरे से बाहर आने वाले हर डॉक्टर से मौमिता की मां गुहार लगाती रही, कृपया हमें हमारी बेटी को एक बार देखने दीजिए, उससे मिलने दीजिए। लेकिन किसी को उनकी हालत पर तरस नहीं आया। 3 घंटे के बाद आखिरकार मौमिता के माता पिता को उनकी बेटी को देखने के लिए कमरे के अंदर ले जाया गया। लेकिन जिस हालत में उनकी बेटी वहां पड़ी थी, वह किसी भी माता पिता के लिए असहनीय थी। सेमिनार हॉल के एक कोने में उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी टॉप फटी हुई थी और उसके कमर के नीचे कपड़े नहीं थे। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे और उन घावों से लगातार खून बह रहा था। उसकी जांघों की हड्डियां इतनी बुरी तरह से टूट गई थी कि उसके पैर फैल गए थे।
और उसकी जख्मी गुप्तांगों से खून निकल रहा था। उसका चश्मा भी टूटा हुआ था जो उसके बगल में ही पड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चश्मे की कांच उसके आंखों में घुस गई थी, जिससे उसकी आंखों से भी खून बह रहा था। उसकी लाश के पास ही एक पानी की बोतल, लैपटॉप और मोबाइल भी पड़ा हुआ था। उसके पास ही उसकी चप्पल भी उतरी हुई थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उन माता पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है। लेकिन उसी जगह मौजूद पुलिस ने मौमिता के माता पिता से कहा, आप सिर्फ कुछ मिनट के लिए लाश के पास खड़े रह सकते हैं और केवल एक फोटो मोबाइल में ले सकते हैं। आपको यहाँ ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर मौमिता के पिता ने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी की लाश का एक फोटो मोबाइल में लिया और भारी मन से वहां से बाहर निकल गए। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उनका मन कह रहा था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि जो भी उस लाश को देखता तुरंत वह कह सकता था कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि यह बलात्कार का मामला है। उसका शोषण किया गया था और शोषण के बाद उसे मार डाला गया था। जब डॉक्टर मौमिता का पोस्टमार्टम किया गया तो उस रिपोर्ट में 10 ऐसे घाव पाए गए जो अत्यधिक भयानक और गंभीर थे। इन घावों से साफ पता चलता था कि डॉक्टर ने अपनी जान बचाने और इज्जत बचाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश की होगी। शायद वह आखिरी सांस तक उन दरिंदों से लड़ती रही होगी जो उस पर बलात्कार कर रहे थे। उसकी उंगली टूटी हुई थी, हाथों की हड्डियां टूटी हुई थी। कह सकते हैं कि डॉक्टर मौमिता का पूरा शरीर जख्मी और हड्डियां टूटी हुई थी। उसका मुंह इतनी जोर से दबाया गया था ताकि उसकी आवाज बाहर ना आ सके, और इन सभी चीजों के लिए फिंगरप्रिंट्स पुलिस को वहां मिले थे। डॉक्टर मौमिता की मौत गला दबाने से हुई थी, जिससे साफ हो गया था कि यह एक सामूहिक बलात्कार का मामला था। फिर भी इस अस्पताल के कुछ डॉक्टर इस घटना को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसे आत्महत्या का मामला बताने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर मौमिता के पिता जोर जोर से कह रहे थे कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके साथ कुछ भयानक हादसा हुआ है और वह भी जानबूझकर किया गया है। यह बात बहुत तेजी से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक फैल गई। उसके बाद डॉक्टर मौमिता को न्याय दिलाने के लिए हजारों डॉक्टर, नर्स और जनता इकट्ठा हो गए। इतनी बड़ी भीड़ देखकर लोगों की डॉक्टर मौमिता को न्याय दिलाने की तड़प देखकर पुलिस को लगा कि यह मामला मीडिया तक पहुंच जाएगा, इसलिए उन्होंने अगले दिन ही कुछ कार्रवाई दिखानी शुरू की और दूसरे ही दिन एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, क्या वह सच में दोषी था? क्या उसी ने डॉक्टर मौमिता की हत्या की थी? और कोलकाता पुलिस को इस आरोपी के बारे में जानकारी कैसे मिली? इस आरोपी का नाम था संजय रॉय। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में बताने लायक कुछ अच्छा नहीं था। उसके बारे में आसपास के लोगों की भी अच्छी राय नहीं थी। संजय रॉय की 2 बहनें थीं और उसकी माँ उसकी एक बहन के साथ ही रहती थी। उसकी एक बहन पुलिस अधिकारी थी, जबकि दूसरी बहन का परिवार से कोई संवाद नहीं था, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, जिसके बाद परिवार ने उससे संबंध तोड़ दिए थे। संजय अपनी मां की भी ज्यादा परवाह नहीं करता था। संजय की 4 शादियां हुई थी, जिनमें से पहली 3 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी थी और चौथी पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। संजय रॉय की शादियां टूटने का एक ही कारण था, उसकी वासनाशील स्वभाव। वह अपनी पत्नियों पर अत्याचार करता था, उसे मारता पीटता था। उसकी सबसे घिनौनी आदत थी कि वह बहुत अधिक शराब पीता था। संजय के इस व्यवहार के कारण इसकी पत्नियां इसे छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, उसकी सास ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह उसकी बेटी पर लैंगिक अत्याचार करता था।
उसे मारता पीटता है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज की। संजय रॉय को अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखने की बुरी आदत थी। वह हर रोज ऐसी वीडियो देखता और रेड लाइट एरिया में जाकर अपने शारीरिक भूख मिटाता था। उसके आसपास रहने वाले लोग भी उससे नफरत करते थे। उसके पड़ोस में रहने वाली महिलाएं जब भी उसे देखती अपने घर की दरवाजे बंद कर लेती, क्योंकि वह हमेशा घूरता रहता था और वहां रहने वाले लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस की नौकरी कैसे मिल सकती है। संजय रॉय जब कहीं बाहर जाता तो हमेशा कोलकाता पुलिस लिखा हुआ टी शर्ट, कैप और हेलमेट पहनकर ही निकलता। उसकी गाड़ी पर भी कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था। संजय रॉय सबको खुद से बता देता कि वह पुलिस की नौकरी करता है। उसका ऐसा रूप देखकर लोग उससे डर जाते थे, मानो वह सच में पुलिस हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वह कोई पुलिस नहीं था, वह सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता बनकर अस्पताल में आता जाता रहता था और पुलिस के छोटे मोटे कामों में मदद करता था। इसके बदले में उसे 12 से 15 हजार रुपए की सैलरी मिलती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ही रुपए में संजय रॉय का घर कैसे चलता होगा। उसकी तो शराब पीने की भी आदत थी और वह रेड लाइट एरिया में भी जाया करता था। तो आखिर वह यह सब कैसे मैनेज करता होगा। असल में यह उसकी असली कमाई नहीं थी। उसका असली काम कुछ और ही था जिससे वह पैसे कमाता था। वह पुलिस से जुड़े होने का रौब दिखाता था और आरजीकर अस्पताल में कई मरीजों के नंबर लगवाता, उन्हें भर्ती कराता और बेड दिलवाता था। इसके बदले में वह उन मरीजों से पैसे वसूलता था। आरजीकर अस्पताल में उसकी इतनी पहुंच हो गई थी कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी अब उसे अंदर जाने से उसे नहीं रोकते थे। 8 अगस्त 2024 को भी सुबह संजय रॉय एक मरीज को भर्ती करने के लिए अस्पताल आया था। मरीज को एडमिट करने के बाद उसने उस मरीज के परिवार से कुछ देर बात की और फिर अस्पताल से बाहर चला गया। लेकिन इसी रात 11 बजे एक दूसरे मरीज की एक्सरे रिपोर्ट लेने के लिए वह फिर से अस्पताल आया। रिपोर्ट लेने के बाद वह अपने एक दोस्त के साथ सोना बाजार नाम के एक रेड लाइट एरिया में गया। वहां उसका दोस्त अंदर एक महिला के साथ गया और संजय बाहर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब उसका दोस्त बाहर आया तो वह दोनों फिर काली घाट नाम के एक और रेड लाइट एरिया में गए। वहां भी उसका दोस्त अंदर गया और संजय बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। इस दौरान एक महिला सड़क से गुजर रही थी और संजय ने उसका पीछा किया और उस पर गंदी टिप्पणी की, लेकिन उस महिला ने उसे वहीं डांटकर भगा दिया और वह वहां से चली गई। फिर उसने अपने एक दोस्त को फोन किया और उससे उसके निर्वस्त्र फोटो मांगे। साथ ही उसने खुद भी अश्लील वीडियो देखे। जब उसका दोस्त बाहर आया तो वह दोनों रात के करीब 1 बजे फिर से अस्पताल के पास पहुंचे। उसका दोस्त वहां से चला गया, लेकिन संजय रॉय उस मरीज के रिश्तेदार के साथ बैठकर अस्पताल के पीछे बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। कुछ समय बाद उसने खुद ही उस रिश्तेदार को घर जाने को कहा और फिर कुछ देर तक अकेले शराब पीता रहा। शराब पीते पीते उसने फिर से अश्लील वीडियो देखे। रात के करीब 3:30 बजे तक वह शराब पीते हुए वीडियो देख रहा था और 3:30 बजे वह फिर से अस्पताल में आया और 4थी मंजिल पर स्थित चेस्ट डिपार्टमेंट में पहुंच गया। वह नशे में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, फिर भी लड़खड़ाते हुए कदमों से वह अपने लिए शिकार ढूंढ रहा था। तभी उससे सामने उसे एक सेमिनार रूम लिखा हुआ दिखाई दिया। वह उस कमरे में गया और 37 से 45 मिनट तक सेमिनार रूम में रहा। जब वह सेमिनार रूम से बाहर निकला तब घड़ी में 4:37 हो रहे थे। बाहर आकर वह सीधा अस्पताल के बाहर स्थित पुलिस चौकी में सो गया। सुबह तक वह गहरी नींद में था, लेकिन जब उसे होश आया तो उसे याद आया कि रात में उसने क्या किया था।
जल्दी से वह उठा और सबसे पहले बाथरूम में जाकर अपने कपड़े धोए ताकि किसी को कोई सबूत न मिले। उसने सभी सबूत मिटा दिए, लेकिन एक चीज भूल गया, जो थी उसके जूते। उन पर अभी भी खून के धब्बे लगे हुए थे। इधर उस रात को उसने ऐसा कुछ किया था जिसे सुनकर आपका अंतरात्मा कांप जाएगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उधर संजय रॉय के सेमिनार रूम से बाहर निकल जाने के बाद करीब सुबह 6 बजे एक इंटर डॉक्टर सेमिनार रूम में गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक निर्वस्त्र शरीर पड़ा हुआ था और चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था। यह सब देखकर वह इंटर्न डॉक्टर डर गया और अस्पताल के अधिकारियों को जानकारी देने के लिए बाहर निकला। उसने सभी को अंदर का दृश्य बताया। सुबह के 7 बजे अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप बोस को फोन किया गया। संदीप घोष को अस्पताल पहुंचने में सुबह के 8 बज चुके थे। अस्पताल पहुंचकर संदीप घोष ने डॉक्टर मौमिता को उसी हालत में सेमिनार हॉल में पड़ा देखा। यह सब देखते हुए भी संदीप घोष और बाकी डॉक्टर सब भी चुपचाप विचार में डूबे बैठे थे। न किसी ने डॉक्टर मौमिता के घर फोन किया और न ही किसी ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की। इसी तरह सुबह 9 बज चुके थे। सब कुछ सोचने के बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन उस 1 घंटे के दौरान कई लोग डॉक्टर मौमिता के सेमिनार रूम में आ जा चुके थे। कुछ लोगों ने उनका वीडियो बनाया तो कुछ लोगों ने उनकी तस्वीर खींची, जो आज हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इन्हीं लोगों के माध्यम से यह तस्वीर वायरल हुई, जिन्हें कहीं न कहीं लगा कि डॉक्टर मौमिता के साथ अन्याय हुआ है और उसका बलात्कार हुआ है। पुलिस जब आई तो वह भी इसे तुरंत प्राकृतिक मौत घोषित कर दी। तब तक वह सुबह के 11 बज चुके थे। सुबह 11 बजे मौमिता के माता पिता आरजीकर अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसके माता पिता से यह क्यों कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि डॉक्टर मौमिता के शव को पोस्टमार्टम उसी दिन दोपहर 2 से 4 बजे के बीच किया गया और रात 8 बजे डॉक्टर मौमिता का शव उनके माता पिता को सौंप दिया गया और उसी रात 8 बजे अंतिम संस्कार भी हो गया। सोचिए, सुबह 6 बजे से डॉक्टर मौमिता का शव उनके पास था, लेकिन रात के 8 बजे तक भी इस केस के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। डॉक्टर मौमिता के पिता अपनी बेटी के साथ हो रहे अन्याय को सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने रात 11:45 बजे जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि तब तक कोई भी डॉक्टर मौमिता की मौत को गंभीरता से नहीं ले रहा था। अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले कुछ डॉक्टर और नर्सों को समझ में आ गया था कि डॉक्टर मौमिता के साथ बलात्कार हुआ है और उन्होंने आवाज उठाई। यह खबर दूसरे अस्पतालों तक भी पहुंच गई और डॉक्टर मौमिता को न्याय दिलाने के लिए दूसरे अस्पतालों के डॉक्टर और नर्स भी समर्थन में आए। तब जाकर यह मामला सामने आया, वरना बड़े अधिकारियों ने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जनता की आवाज के सामने उनका प्रयास विफल हो गया। जनता के दबाव के कारण पुलिस भी घबरा गई और समझ गई कि यह मामला बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले चेस्ट डिपार्टमेंट के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की गई, जिसमें एक व्यक्ति को देखा गया जो हेडफोन पहनकर सेमिनार हॉल में गया था, लेकिन 40 से 45 मिनट बाद जब वह बाहर आया तो उसके गले में कोई हेडफोन नहीं था। यह हेडफोन संजय रॉय के फोन से जुड़े हुए थे, इसलिए पुलिस ने इस हेडफोन के आधार पर सुबह संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। संजय रॉय ने भी अपने अपराध को कबूल किया और कहा कि मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों और जनता का मानना था कि यह अपराध केवल संजय रॉय का नहीं हो सकता है। संजय रॉय अकेला इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर मौमिता जिस हालत में मिली थी वह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि मिली रिपोर्टों के अनुसार डॉक्टर मौमिता के गुप्तांग में 151 ग्राम वीर्य पाया गया था।
एक व्यक्ति का वीर्य लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। भले ही किसी व्यक्ति ने 2 या 3 बार बलात्कार किया हो तो भी 40 से 50 ग्राम तक वीर्य हो सकता है, लेकिन 151 ग्राम वीर्य होना इस बात का संकेत था कि यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 4-5 लोगों का हो सकता है। यही से इस घटना को सामूहिक बलात्कार का नया मोड़ मिला। यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि पुलिस ने अभी तक अस्पताल के प्रिंसिपल की सही से जांच क्यों नहीं की। पुलिस की इस कार्यवाही से ना तो मृतक लेडी डॉक्टर के माता-पिता संतुष्ट थे और ना ही उनकी ओर से आवाज उठाने वाले लाखों डॉक्टर। पुलिस की इस निष्क्रियता के कारण 5 दिनों के भीतर ही मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन जब तक यह केस सीबीआई के पास पहुंचा तब तक यह पूरी तरह से जटिल हो चुका था। जहां मृत शरीर मिला था उसी से सटे एक कमरे में निर्माण का काम शुरू कर दिया गया था। सोचने वाली बात यह है कि जहां यह कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया था वहीं पास में पुलिस भी तैनात थी, लेकिन उन्होंने इस काम को रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी अस्पताल में काम करने वाले कुछ डॉक्टरों और नर्सों को मिली, उन्होंने तुरंत वीडियो बनाकर यह खबर बाहर फैला दी और काम बंद कर दिया गया। फिर 14 अगस्त की रात को जब कई लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, उसी वक्त हजारों की भीड़ में कुछ लोग अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे। वह सेमिनार हॉल तक पहुंच गए और वहां भी तोड़फोड़ किए। क्या यह कुछ सबूत नष्ट करने के लिए योजना थी? जब इतनी भीड़ अस्पताल में घुस रही थी तब पुलिस कहाँ थी? इधर भीड़ और पत्थरबाजी देखकर पुलिस भी अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गई। अगर पुलिस को पता था कि इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर की भीड़ आने वाली है तो वहां और अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि बड़े लोगों के चेहरे और उनके नाम सामने आने से बचाए जा रहे थे। क्या वहां कुछ सबूत नष्ट किए जा रहे थे? यह सवाल उस समय सभी के मन में उठ रहे थे। इसके बाद एक नया नाम सामने आया, अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का। क्योंकि संदीप घोष एक बड़ा व्यक्ति था, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए सूची तैयार की गई तो उस सूची में संदीप घोष का नाम 16वें नंबर पर था। लेकिन रातों रात संदीप घोष 16वें नंबर से पहले नंबर पर आ गए और उन्हें आरजीकर अस्पताल मिला। इसके पीछे उनकी राजनीतिक ताकत थी। डॉक्टर संदीप घोष का मुख्य उद्देश्य सभी सूत्र अपने हाथ में लेकर पैसे वसूल करना था। नियुक्ति के बाद संदीप ने गलत काम करना शुरू कर दिया। तमाम सबूतों के तौर पर यह दावा किया जा रहा था कि इस मामले में संदीप घोष का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इस केस में कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। जिस जगह पर मृत शरीर मिला वहां निर्माण कार्य क्यों शुरू किया गया है? रात में आई भीड़ ने अस्पताल में तोड़-फोड़ की, सीसीटीवी कैमरा को तोड़ा और सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। क्या वहां कुछ सबूत नष्ट किया जा रहे थे? और अगर सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय अकेला स्पष्ट रूप से दिख रहा था तो आज तक उसका सीसीटीवी वीडियो सामने क्यों नहीं आया? क्या इसका मतलब है कि सीसीटीवी कैमरे में संजय रॉय के साथ और भी डॉक्टर थे जिनके चेहरे को सामने नहीं लाया जा रहा? जैसे जैसे सीबीआई इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, यह मामला और जटिल होता जा रहा है। हर कोई इस मामले में अपना ही फायदा देख रहा है और राजनीति भी इसमें शामिल हो रही है। जिस पिता ने दिन रात मेहनत करके सिलाई मशीन चलाकर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, पैसे जोड़कर उसकी पढ़ाई पूरी की, उसे दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया, आज वही उनकी प्यारी बेटी उनसे छिन गई। उसने भी कितनी मेहनत की, रात दिन पढ़ाई की ताकि वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचा सके। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, लोग तो उसी के जान के प्यासे हो गए। वह डॉक्टर बनकर अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाई। जिस अस्पताल में वह 24 से 36 घंटे काम करती थी, अपनी खुद के घर में रहने से ज़्यादा वह अस्पताल में ही रहती थी। वह अस्पताल अब उसका दूसरा घर बन चुका था
और उसी घर में उसके साथ अत्याचार हुआ, उसका बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई और अभी तक यह मामला केवल संजय रॉय तक ही सीमित है। क्या सचमुच संजय रॉय इस अपराध में अकेला है? जांच इसी सवाल पर अटकी हुई है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसके साथ और कौन था। भले ही संजय रॉय ने इस अपराध को स्वीकार किया है, तो अभी तक उसे फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? इसका मतलब यह है कि हमारी डॉक्टर लेडी को अब तक न्याय नहीं मिला है। आपको क्या लगता है, क्या इस लेडी डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय मिल पाएगा? क्योंकि सीबीआई की जांच में हर बार कुछ नया खुलासा होता है। एक महिला की यहाँ हत्या की गई है और अब एक स्त्री की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि आज महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सच तो यह है कि आज एक लड़की अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। हमारे समाज में यह कहा जाता है, जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो समाज उसे ही दोष देता है। कहते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, वह रात रात भर बाहर रहती होगी, क्लब में घूमती होगी और उसने ही सामने वाले व्यक्ति को उकसाया होगा, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अब आप बताइए, उस लेडी डॉक्टर ने कौन से गलत कपड़े पहने थे और कौन से क्लब में घूमने गई थी, लेकिन फिर भी उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारा समाज लड़कों के गलत कामों को गलत ठहराने की जगह लड़कियों पर ही दोष देता है। लड़कों को कुछ भी करने की छूट दी जाती है, इस वजह से उनमें अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अगर हर माता पिता अपने बेटे को सही गलत समझाएं और सजा दें तो उनमें यह अपराधी प्रवृत्ति कम हो सकती है। वह महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे और आपका बेटा अपराध से बचेगा। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को महिलाओं का आदर करना सिखाना चाहिए, बच्चों की गलतियों को समय पर सुधारना चाहिए। लेकिन आज भी कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, उनकी गलतियों को छुपाते हैं और आगे चलकर उनके बच्चे ऐसे अपराध कर बैठते हैं। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि लेडी डॉक्टर के अपराधियों को कैसी सज़ा होनी चाहिए। आज हम सबको एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी बेटियां हमारी बहन हैं, हमारे समाज में सुरक्षित हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते हैं? यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जो समाज से सुरक्षा की उम्मीद करती है, जो हर दिन डर के साए में जीती है। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल कोई और लड़की इसी अंधकार में खो जाएगी। मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या आप उसके दर्द का हिस्सा बनेंगे या उसकी आवाज़ बनेंगे? इंसाफ की यह लड़ाई हम सबकी है। अगर आप भी मानते हैं कि उसे न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो के नीचे अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, डॉक्टर लेडी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।